ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों से गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों से गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। जैन, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। शकील बदायूनी का यह बड़ा ही मशहूर शेर है, अशार है, या फिर यूं कह लें कि यह हालाते हाजरा को पेश करने वाला एक ऐसा मौजू बन चुका है कि यह शेर बहुत ही फिट बैठता है। इस वक्त अरब ममालिक ने बड़ा झार मजीरा लेकर मुस्लिम ममालिक का एक समिट बुलाया, मीटिंग बुलाया कि आओ हमारी इस पंचायत में शामिल हो, तमाम के तमाम अरब वाले आओ, तमाम के तमाम गैर अरब वाले आओ, तमाम के तमाम अजमी अरबी जितने हैं सब आ जाओ। उम्मत का सवाल है, क्योंकि उम्मत के एक बड़े रहनुमा जिसको कतर कहते हैं, उसकी राजधानी दोहा पर इजराइल ने हमला कर दिया। अब देखिए कि इजराइल और अरब के तमाम ममालिक के बीच में कुछ न कुछ गठबंधन चल रहा है, उनके बीच यारी दोस्ती चलती रहती है। और जिस दोहा पर हमला किया वो मुल्क का नाम है कतर। कतर और इजराइल से बहुत ही अच्छा खासा दोस्ताना ताल्लुकात है। और आपको मालूम ही है कि अरब के जितने भी ममालिक हैं ये सब के सब अमेरिका की कठपुतली हैं, प्रॉक्सी हैं, एक नंबर के पिट्ठू हैं। और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक ये टस से मस नहीं हो सकते। यानी अमेरिका के लिए इनके दिल में बहुत मोहब्बत है। इसीलिए हमें ये शेर याद आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज इस शाम पे रोना आया। खैर, यह मोहब्बत बड़ी पुरानी है और मोहब्बत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए जब कतर पर हमला हुआ तब तमाम के तमाम अरब ममालिक बिल्कुल भाग खड़े हुए और सब के सब एक दूसरे को पुकारने लगे कि यार अब तो हमारी बारी आएगी, अब तो तेरी बारी आएगी, अब तो सबकी बारी आएगी, सब के सब इस लपेटे में आएंगे। इजराइल तो सबको निशाना बना रहा है, लेकिन निंदा से आगे इनकी औकात नहीं है कि उससे एक शब्द आगे बढ़ सके। बड़ा ही झाल मंजीरा लेकर के ढोलता से पीट कर इन लोगों ने जिस अरब समिट को बुलाया था, मुस्लिम समिट को बुलाया था, उस मुस्लिम ममालिक के समिट का अगर कुछ निकला है अंजाम तो बस वही है निंदा, निंदा और निंदा। निंदा से आगे ये बढ़ ही नहीं सकते। मानो उनके डीएनए में निंदा नाम का एक जहर घुल चुका है, जिसको खत्म करने की इनकी औकात नहीं है, उससे आगे बढ़ने की इनकी हैसियत नहीं है। हर बात में इतनी निंदा कर चुके हैं कि अब निंदा निंदा नाम सुनकर निंदा से ही चिढ़ होने लगी है। बदले में इजराइल भी कह रहा है कि तुम्हारे पास निंदा है तो हमारे पास अमेरिका जो तुम्हारी मोटी चमड़ी उधेड़ लेगा। कौन, किसने क्या बयान दिया, इस पर भी अगर आप गौर कर लेंगे तो माथा पीटेंगे। सब के सब मिलकर मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ज्वाइंट इन्होंने बयान जारी किया और उसका सबसे पहला मौजू था निंदा। निंदा से ये आगे नहीं बढ़ सके। अब देखिए कि इसमें सबसे बेहतरीन अगर किसी ने बयान दिया है तो खुद मलेशिया ने दिया। वो सुन सुनकर थक चुका है कि यार कितना निंदा करोगे यार, बस करो, इतना निंदा कौन देता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमारे लोग ऐसी बयानबाजी बहुत सुन चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंडेनमेशन आफ्टर कंडेनमेशन, डिक्लेरेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, ये आखिर कब तक होता रहेगा। जब तक इजराइल अपनी इसी तरह के हमले करता रहेगा तब तक ये निंदा और घोषणाओं से, ऐलान से कुछ नहीं होगा। सिर्फ खोखली बयानबाजी और निंदा से कुछ नहीं निकलने वाला। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा अब एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। आप एक्शन लीजिए, उसे सजा दीजिए, तब कुछ बात बनेगी। ये निंदा निंदा कब तक करते रहेंगे, निंदा से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि जितने भी ममालिक हैं अब अपने अपने रिश्तों का जायजा लीजिए, अब एक्शन लीजिए, 2 कदम आगे बढ़िए, सिर्फ निंदा से कुछ नहीं होगा। वहीं इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल शिया अल सुदानी ने कहा कि मौजूदा हालात में अब एकजुट होकर एक्शन लेने की जरूरत है, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा।
यानी इनके भी कहने का मतलब है कि भैया कब तक निंदा करते रहोगे, भिखमंगे की तरह हाथ फैलाकर निंदा 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 करते रहोगे। इसे भीख मांगना कहा जाता है, हमारे हिंदुस्तान के शब्दों में। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कुछ ढंग की बातें कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को इस तरह के हालात में सिर्फ अमन या डिप्लोमेसी के जरिए ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वीक कन्वेंशन, कमजोर निंदाएं इजराइल को यह यकीन दिलाती हैं कि वो बगैर अंजाम के अपना जुल्म बर्बरियत जारी रख सकता है, अपना क्राइम अंजाम दे सकता है। ये निंदा निंदा नहीं चाहिए। अब इन कमजोर, इन नाकाम निंदाओं से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन चाहिए। एक तरफ अरब ममालिक का समिट अपने शबाब पर था, पूरी दुनिया में गूंज रही थी कि 57 ममालिक एक हो गए, 58 ममालिक हो गए, कुछ ने तो 60 तक लिखना शुरू कर दिया कि भाई साहब 60 ममालिक, 60 मुसलमान देश एक हो गए हैं, अब इजराइल की खैर नहीं, इजराइल की चमड़ी उधेड़ लिया जाएगा। और साहब हमसे पूछिए ना कि आखिर इनके निंदाओं, इनकी बयानबाजियों में कितना दम है और ये क्या उखाड़ लेंगे। अमेरिका का हथियार अमेरिका के ही लोगों पर आप कैसे बरसाएंगे? इजराइल भी तो अमेरिका का ही चेला है, उसी का बंदा है। एक सुई जो उन्होंने खुद से बनाया हो, जिसको देखकर दुश्मन थरथर कांप रहा हो, तब तो माना जाएगा ना कि हाँ ये बहुत बड़ा एक्शन लेने के मूड में है और ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भूलना चाहिए उमर बिन खत्ताब इनका नाम नहीं है। नहीं भूलना चाहिए कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। ये वो नहीं है जिसे शाह फैसल कहा जाता है, जो करने और कहने में यकीन रखता है। जो कहते थे वो करते थे। ये आज की नस्लें हैं जिनको अमेरिका अपने कंट्रोल में ले चुका है। इनकी आने वाली पीढ़ियां में शायद अमेरिका की गुलामी के लिए पहचानी जाएंगी, क्योंकि एक तरफ पूरे शबाब पर यह अरब समिट था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को दोहा भेज दिया कतर के अमीर से मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात के बाद पता चला कि दोनों के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है और वो समझौता जल्दी आगे बढ़ने वाला है, बिल्कुल अपने लास्ट मूवमेंट पर है। बकायदा अरब का यानी सऊदी अरब का जो सरकारी चैनल है अल अरेबिया, उसने लिखा कि हमास लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद कतर के अमीर ने दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। शर्म करो। जिस अमेरिका का एयरबेस कतर में, मिलिट्री बेस कतर में, बड़े बड़े फाइटर जेट कतर में, बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम कतर में, अमेरिका की मर्जी के बगैर आखिर हमला हो कैसे गया? सबके एयर डिफेंस सिस्टम कतर में ही मौजूद है और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी कतर में ही है, तो हमला कैसे हो गया? अमेरिका ने अपना सिग्नल घुमाया होगा और कह दिया होगा सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ, बंद, हमारा लल्ला हमला करने जा रहा है, इसलिए तमाम के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम शांत हो जाओ। अब मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल के मिलिट्री एक्शन के बावजूद अमेरिका जल्द ही कतर के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट को आखिरी शक्ल देने के लिए काम करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए, कि बेनियामिन नेतन्याहू कतर पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। मतलब कतर की चूड़ी टाइट करने के लिए समझिए कि इस तरह का हमला किया गया। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे है। कुल मिलाकर अगर इस अरब मुस्लिम समिट का लबोलुआब अगर पेश किया जाए कि क्या नतीजा निकला, इतने दिनों के कहा सुनी के बाद क्या शक्ल कुछ तो निकल कर आया होगा, तो उसमें यही हुआ, फाइनल डिसीजन यही किया गया कि इजराइल की कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। यानी घूम फिरकर निंदा पर ही आना है। डिप्लोमेसी और फाइनेंशियली रिलेशन जितने भी हैं, उनके साथ आर्थिक ताल्लुकात हैं, उनका जायजा किया जाएगा। मुस्लिम और अरब ममालिक को इजराइल के साथ उनके राजनीतिक और आर्थिक समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए। यही निकला, मतलब करेंगे नहीं, करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई की वकालत करने के लिए बाकायदा इजराइल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी की जाएगी। इंटरनेशनल जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। अब आप मुझसे बताइए, क्या किसी की औकात है जो इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा, कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? या कानूनी कार्रवाई ले लीजिए,
तो कैसे कानूनी कार्रवाई करेंगे? यहां तो यह हाल है कि साउथ अफ्रीका कोई मुस्लिम मालिक नहीं है। वो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और वहां जाकर फलस्तीन की उसने वकालत की और फलस्तीन की तरफ से उसने आवाज बुलंद किया, और ये तमाम का तमाम अरब के बुजदिल झाल मंजीरा लेकर, मंदी खाकर, ऊंट के गोश्त निगल कर सिर्फ और सिर्फ निंदा निंदा करते रह गए। इनकी इतनी भी औकात नहीं थी कि साउथ अफ्रीका से पहले ये खुद ही चले जाते। अरब का वो इलाका है गजा, फलस्तीन, उसके लिए इतनी भी इनके में गैरत बाकी नहीं रही कि कम से कम ये चले जाएं, और ये कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने तो बकायदा नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित करवा लिया उसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। खैर, आगे की बात की जाए तो दुश्मन की चेतावनी, उसकी कड़ी कार्रवाई, इन सब को रोका जाएगा। समिट में यह भी कहा गया कि इजराइल अगर इस तरह की हरकत करता रहेगा तो एक नई हकीकत थोपने की कोशिश कर रहा है जो पूरे इलाके में शांति, अमन, सिक्योरिटी सबको खतरे में डालता है। और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अगर उसकी बात की जाए तो इनका कहना है कि ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। पर यही तो दिक्कत है कि ये सिर्फ कहने के लिए जाने जाते हैं, इनके पास करने के लिए खुद का कुछ नहीं है, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। तो यही लबोलुआब निकल करके आया था। इसकी एक झलक हमने आपको रात के अपने एपिसोड में दिखाई थी। बाकी के एपिसोड अगर आपको देखना हो तो शाम को या रात में हर्षिता वाले में देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। लेकिन कुल लबोलुआब यही है कि नाकारे को नाकारा ही कहा जाएगा, गुलामों को गुलाम ही कहा जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने से क्या अरब वाले मिलकर हमला कर देंगे? अमा, हम पर क्या हमला करेंगे? जो लोग, जो कौम अपनी मस्जिद अल-अक्सा को ना बचा पाई, वो दीन, इस्लाम, ये सब उसके आगे बेकार है। ये उनके हाथ में नहीं है। मैंने कहा ना कि वो लोग नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। अरबों के अंदर अगर इतनी गैरत बची होती तो फलस्तीन का एक बच्चा मारा न जा रहा होता। यहाँ तो 2 लाख तक के लोग, 2 लाख की एक बड़ी आबादी को कत्ल कर दिया गया है। आईडीएफ वगैरह सबने जितने भी लोगों को मारा उन सबको हमास कहना शुरू कर दिया। अब सोचिए, लड़ना था हमास से, लड़ रहे हैं आम लोगों से, लड़ रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों से, और अरब वाले सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, निंदा, निंदा और निंदा। फिलहाल क्या कहेंगे अरब देशों के इस निंदा के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।